जा रहा है इसके द्वारा, ये कोई इनसाइडर ट्रेडर होगा। लेकिन जब एंड्रू से पूछताछ करी गई तो उसने जवाब दिया कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं, मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूं, मुझे पता था कौन सा स्टॉक यहां पर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और सोच समझ के मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तब ये रिजल्ट हुआ है। एफबीआई सुनकर हैरान हो गई। एफबीआई को लगा पक्का झूठ बोल रहा है और एफबीआई ने सोचा कि हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि झूठ बोल रहा है। लेकिन जब और जांच करी गई तो पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले कार्लसन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था कहीं पर। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज, 3 अप्रैल को कार्लसन को कोर्ट में पेश होना था अपनी बेल हियरिंग के लिए, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाते हैं और उसके बाद वो कभी नहीं दिखते। क्या वो सही में टाइम ट्रैवलर थे? क्या टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है? आज के वीडियो में इस टाइम ट्रैवल के टॉपिक को आइए गहराई से समझते हैं साइंटिफिकली। Wait, are you talking about a time machine? You know the rule of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea what we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. साल 1895 में राइटर H.G. वेल्स ने अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल लिखी थी द टाइम मशीन नाम से। इसी के बाद ही था कि ये टाइम मशीन शब्द पॉपुलर हुआ, एक ऐसी मशीन जो आपको समय में आगे पीछे लेकर जा सकती है, जिसके द्वारा आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि ये नॉवल फिक्शन थी, साइंस फिक्शन थी कंप्लीटली, लेकिन इसी से ही प्रभावित होकर कई फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट सोच में पड़ गए। टाइम ट्रैवल पर ना सिर्फ सीरियस रिसर्च पेपर्स लिखे गए बल्कि ढेर सारी फिल्में भी बनाई गई मूवी डायरेक्टर्स के द्वारा। अब देखा जाए तो एक्चुअली में टाइम ट्रैवल कैसे किया जाता है उसके बेसिस पे इसे अलग अलग तरीकों में बांटा जा सकता है। पहले साइंस फिक्शन फिल्मों का ही इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर समझने के लिए। देखा जाए टाइम ट्रैवल कई अलग अलग तरीकों का हो सकता है। पहला तरीका है कि वन वे ट्रैवल टू द फ्यूचर। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर रहे हो लेकिन वापस नहीं आ सकते वहां से, ये वन साइडेड टाइम ट्रैवल है। इसका एग्जांपल हो गया इंटरस्टेलर फिल्म, जहां पर एक टाइम ट्रैवलर फ्यूचर में ट्रैवल करता है लेकिन उसके परिवार वाले और बाकी लोगों की उम्र होती रहती है और जब उनसे वापस मिलता है तो या फिर उनका देहांत हो चुका होता है। दूसरा तरीका हो गया इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग। एक बंदा एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रैवल कर जाता है इंस्टेंटली किसी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके। ये दिखाया गया है बैक टू द फ्यूचर फिल्म में और द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम वाली फिल्म में। तीसरा एक तरीका हो सकता है कि टाइम ट्रैवलर स्टिल खड़ा है और टाइम उसके आसपास मूव कर रहा है। ये दिखाया गया है हैरी पॉटर प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान वाली मूवी में, जहां पर टाइम टर्नर का इस्तेमाल करती है हरमाइनी। चौथा हो गया स्लो टाइम ट्रैवल। ये 2004 की प्राइमर फिल्म में दिखाया गया, जहां पर टाइम ट्रैवलर को एक बक्से में जाना पड़ता है और जो 1 मिनट वो बक्से में रहता है उतने ही टाइम से टाइम पीछे चलने लग जाता है। तो अगर उसे 1 दिन पीछे जाना है तो उसे 24 घंटे तक उस बक्से के अंदर रहना पड़ेगा। और पांचवा हो गया लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करके टाइम ट्रैवल करना। यह दिखाया गया है 1979 की सुपरमैन फिल्म में, जहां पर सुपरमैन लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ता है और टाइम में पीछे चले जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट्स में से कौन सा तरीका आज के दिन एक्चुअली में करना पॉसिबल है असली जिंदगी में, कौन सा तरीका शायद आने वाले टाइम में पॉसिबल हो सकता है और कौन सा तरीका एक्चुअली में कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हैरान मत होइए, आपको शायद एक दफा देखकर लगे कि ये सारी ही चीजें बकवास हैं, साइंस फिक्शन है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये सच नहीं है, इनमें से बहुत सारी चीजें एक्चुअली में पॉसिबल है करनी आज के दिन भी। ब्रॉडली देखा जाए तो टाइम ट्रैवल 2 टाइप के हो सकते हैं, एक है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना भविष्य में, दूसरा है पास्ट में टाइम ट्रैवल करना अतीत में। पहले हम फ्यूचर वाले टाइम ट्रैवल की बात करते हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज हैं वो एक्चुअली में निकल कर आई हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से। टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था। आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है, चाहे आप धरती पर हो, चाहे आप मार्स पर हो, चाहे आप ब्लैक होल के पास हो, टाइम एक ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट चलती रहेगी। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन ने ये चीज कही थी। उनकी राय में स्पेस में चाहे आप किसी भी स्पीड पर उड़ रहे हो, चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, फ्लो ऑफ टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा नहीं न्यूटन भाई साहब आप गलत हो, टाइम कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि टाइम एक नदी की तरह है। जैसे नदी में एक पानी बहता है, कभी कभी वो पानी धीरे हो जाता है, कभी कभी उस पानी का बहाव तेज हो जाता है एक नदी के अंदर, ऐसे ही टाइम भी है। टाइम का जो फ्लो है कभी वो धीरे हो जाता है तो कभी वो तेज हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन स्पीड एंड ग्रेविटी। सही सुना आपने, आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम को एक्चुअली में स्पीड अप किया जा सकता है और स्लो किया जा सकता है, स्पीड अगर चेंज कर दी जाए और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चेंज कर दिया जाए। इसी चीज को कहा जाता है टाइम डायलेशन। जैसे आपकी आंखों में जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट करते हैं, इसी तरीके से टाइम भी डायलेट करता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है या फिर किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। एक्चुअली में आइंस्टाइन ने ये डिस्कवरी कैसे करी थी इसकी बात हम किसी और वीडियो में कर सकते हैं, काफी लंबी एक्सप्लेनेशन है, मुझे ये समझने में बहुत दिनों का समय लगा था, तो इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बेसिकली टाइम डायलेशन 2 तरीकों से हो सकता है। पहला है स्पीड की वजह से, अगर आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट में बैठे हो जो बहुत तेज स्पीड से दौड़ने लग रहा है, कोई एरोप्लेन हो गया या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट हो गया, तो जो चीज जितनी ज्यादा तेज स्पीड से जाएगी उतना ही टाइम उसके लिए स्लो हो जाएगा रिलेटिव टू एक ऐसा इंसान जो स्पीड से नहीं जा रहा है। इसको अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो आपके पास यहां पर 2 क्लॉक्स हैं, 2 घड़ी हैं। एक घड़ी को मैं अपने पास रख देता हूं, जमीन पर ही रखता हूं, दूसरी घड़ी को मैं आपके साथ एक एरोप्लेन में भेज देता हूं और वो एरोप्लेन पूरी धरती का एक चक्कर लगाता है और वापस आकर लैंड करता है। अब इन 2 घड़ियों को अगर हम कंपेयर करेंगे, पहले इन दोनों क्लॉक्स में सेम टाइम दिख रहा था, लेकिन अब जिस क्लॉक को आप एरोप्लेन में लेकर गए थे अपने साथ, उसका टाइम कुछ नैनो सेकंड्स पीछे होगा। दोनों घड़ी सेम टाइम नहीं दिखाएंगे क्योंकि एक घड़ी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करने लग रही थी, तो इसमें काइनेटिक टाइम डायलेशन हुआ। अब ये चीज मैं कोई अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूं, एक्चुअली में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था साल 1971 में। एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि यहां पर प्रिसाइसली टाइम को मेजर करना था और एक्चुअली में देखा गया कि जो घड़ी एरोप्लेन में थी उसका टाइम पीछे था जमीन पर मौजूद घड़ी से। इसे कहा गया था हेफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट और इसने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन को प्रूव कर दिया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम एक्चुअली में स्लो होने लग रहा है उस घड़ी के लिए जो एरोप्लेन में मौजूद थी, बल्कि इसका मतलब ये है कि टाइम एक रिलेटिव चीज है। हम धरती पर बैठकर अगर उस घड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो एरोप्लेन में थी, तो हमारे रिलेशन में टाइम स्लो हो रहा है, हम उसे देख रहे हैं इसलिए टाइम स्लो हो रहा है। अगर जो एरोप्लेन में बैठा है, जो घड़ी एरोप्लेन में बैठी है, उसके लिए तो टाइम उसी तरीके से चले जा रहा है जैसे चलता रहता है। तो थियोरेटिकली देखा जाए, अगर हम एक ऐसा रॉकेट बना सकें जो लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करता हो और आप उस रॉकेट में बैठ जाओ और आप 10 साल तक
स्पेस में रहो उसी रॉकेट में बैठकर जो स्पीड पर ट्रैवल कर रहा हो, और फिर आप वापस धरती पर आओ तो धरती पर जो आपको समय दिखेगा वो 9000 साल बाद का होगा। तो सीधी सीधी भाषा में कहूं, अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये आज के दिन आप ऑलरेडी कर सकते हैं। ये चीज साइंटिफिकली आज के दिन पॉसिबल है करनी। बस प्रॉब्लम ये है कि कोई इतनी तेज स्पीड वाला एयरक्राफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। आप लाइट की स्पीड के करीब भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन जैसे जैसे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी और इंप्रूव होगी, हम और ऐसे एयरक्राफ्ट स्पेसशिप्स बना पाएंगे जो और तेज स्पीड से दौड़ सके। ये चीज धीरे धीरे हकीकत बनती जाएगी। अभी के लिए कहा जाए तो गेनेडी पडाल्का एक रशियन एस्ट्रोनॉट है, इनको क्रेडिट जाता है सबसे ज्यादा टाइम ट्रैवल करने का फ्यूचर में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो इंसान है जो सबसे ज्यादा टाइम तक स्पेस में रहे हैं, 879 डेज। और जब ये स्पेस में मौजूद थे तभी 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने लग रहे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने 0.02 सेकंड्स फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया। धरती पे मौजूद लोगों के कंपैरिजन में इनकी उम्र 0.02 सेकंड्स कम है। ये उतने यंग है। अब अगर आप ये सोचकर नाराज हो रहे हो कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो आ ही नहीं सकती जिसकी मदद से हम इतनी तेज ट्रैवल कर पाएं जिससे कि सिग्निफिकेंट तरीके से हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे फ्यूचर में, तो नाराज मत होइए, क्योंकि एक और तरीका है टाइम डायलेशन का जो आइंस्टाइन ने बताया था, और वो तरीका है ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके। अब जैसे स्पीड पर चलने से टाइम डायलेशन होती है, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स से भी टाइम डायलेशन होती है। जहां पर ज्यादा ग्रेविटी वहां पर उतनी ही ज्यादा टाइम डायलेशन होगी। ग्रेविटी के द्वारा जो टाइम डायलेशन होता है इसे आप विजुअलाइज कैसे कर सकते हो, इसके लिए आइंस्टाइन ने बताया था कि इमेजिन करो एक स्पेस टाइम का फैब्रिक है, एक तरीके का मेश सा इमेजिन करो जैसा इस फोटो में आप देख रहे हो, और इस पर आप बॉल्स रख दो। इन बॉल्स को आप प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट समझ सकते हो। जितनी भारी एक बॉल होगी उतनी ही ज्यादा ये मेश नीचे की ओर फोल्ड होगी, और जितना ज्यादा मास एक बॉल में होगा, एक प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट में होगा, उतना ही ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। जैसे धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती से भी ज्यादा है, सूरज का, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर से भी ज्यादा है। तो ऐसे ही स्पेस टाइम के फैब्रिक में आपको कर्व देखने को मिलता है एक ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स से। जितना ज्यादा आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट के करीब आएंगे जिसमें इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उतना ही ज्यादा आपके लिए टाइम स्लो डाउन होता हुआ फील होगा, समय आपके लिए उतना ही धीरे हो जाएगा। इस मैश में आप देख सकते हैं जितना ज्यादा आपके लिए कर्वेचर में स्टीप होता है कर्व, उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए स्लो डाउन हो रहा है। एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा सकते हैं आप इस विजुअलाइजेशन से। तो इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो कुछ समय बिताइए जुपिटर के पास या फिर सूरज के पास, या फिर एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जिसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स उससे भी ज्यादा हो, जैसे कि ब्लैक होल। ब्लैक होल के पास अगर आप रहेंगे तो वहां पर टाइम बहुत धीरे पास करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में इंटरस्टेलर फिल्म में भी दिखाया गया था, अगर आपको याद हो तो। जो उसके मेन कैरेक्टर है वो ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट पर उतरते हैं, और हर एक घंटा जो वो वहां बिताते हैं उस प्लैनेट से बाहर लोगों के लिए वो 7 साल होते हैं। इतना टाइम डायलेशन हो रहा था उस फिल्म में ब्लैक होल की वजह से, जो कि साइंटिफिकली एक्यूरेट चीज है। एक्चुअली में ऐसा होगा, बस वो अलग बात है कि ब्लैक होल के इतनी पास रहकर कोई जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ये हम नहीं जानते। ब्लैक होल्स के बारे में कहा जाता है कि वो पूरे यूनिवर्स के हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, सबसे भारी ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो लाइट है वो ब्लैक होल्स के पास जाकर बेंड कर जाती है। इस चीज को काफी थ्योरेटिकल माना जाता था, लेकिन 3 साल पहले एक टेलीस्कोप ने एक्चुअली में ब्लैक होल की सबसे पहली फोटो खींचकर इसे प्रूफ कर दिया। 10 अप्रैल 2019 को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने फोटो ली थी, और ये फोटो इंटरनेट पे काफी वायरल भी हुई थी क्योंकि ये ब्लैक होल की ली गई पहली रेंडर्ड विजुअल इमेज है। एनीवेज, अब अगर हम टाइम ट्रैवल पर वापस आए तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के। पहला है कि स्पीड से ट्रैवल करो, और दूसरा है कि किसी ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट के बहुत करीब आ जाओ जिसके पास बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, बहुत ज्यादा मास है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक और मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल बताना चाहूंगा इस चीज का, जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स धरती के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाती रहती हैं, बहुत स्पीड से चक्कर लगाती हैं, और धरती की ग्रेविटी से थोड़ा सा दूर भी है हमारे कंपैरिजन में। तो इसलिए टाइम डायलेशन दोनों सेंस में हमें उन जीपीएस सैटेलाइट्स में देखने को मिलता है। और साइंटिस्ट को जो टाइम की कैलकुलेशन है उन सैटेलाइट्स के लिए करेक्ट करते रहनी पड़ती है इस टाइम डायलेशन की वजह से। अगर वो सैटेलाइट पर मौजूद घड़ी को करेक्ट नहीं करेंगे तो वो घड़ी कुछ और टाइम दिखाएगी, या धरती पर घड़ी कुछ और टाइम दिखाएगी, और फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जीपीएस की कम्युनिकेशंस में। अब इंटरेस्टिंगली दोस्तों, एक तीसरा तरीका भी है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने का, वो है क्रायो स्लीप। ये भी एक ऐसी चीज है जो कई फिल्मों में दिखाई गई है। पैसेंजर एक फिल्म आई थी रिसेंटली, अगर आपको याद हो, जहां पर एक जहाज में बैठकर